चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ गया है डायनेमिक लिफ्ट। मतलब डायनेमिक लिफ्ट मतलब किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी घूम रहा होता है, नहीं घूम रहा होता है, तो वो अपने आप लिफ्ट होता है। लाइक आपने बहुत से देखे होंगे ऐसे, वो डिस्क जैसा आता है, जैसे हम ऐसे करते थ्रो करते हैं तो वो घूमता हुआ ऊपर लिफ्ट होता हुआ चला जाता है। लाइक एरोप्लेन की जो डिजाइन होता है ऐसे करते हैं तो वो लिफ्ट होता हुआ ऊपर जाता है। बहुत बार क्रिकेटर्स या फुटबॉलर को देखा होगा बेटा, बॉल को किक करते हैं तो स्पिन होते हुए जाता है और वो गोल घूम के जाता है, कर्व शेप में चला जाता है। तो ऐसा क्यों? एरोप्लेन का ऐसा डिजाइन कैसे बना रखी है कि वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। तो एक फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद करके चलिएगा, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जिस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा मतलब हम एयर के बारे में बात करते हैं, जिस जगह पे एयर की स्पीड ज्यादा मतलब एयर फटाफट निकल जा रहा है, वहां से एयर चली जाएगी तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या लगती है? फोर्स। और इसकी वजह से बॉडी लिफ्ट करती है। मतलब अगर आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना है तो ऊपर प्रेशर कम कर दो, नीचे प्रेशर ज्यादा कर दो, तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी चीज को आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करानी है तो ऊपर प्रेशर कम कर दो, नीचे प्रेशर ज्यादा कर दो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर फोर्स लगेगी और ये बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी। अच्छा सर, आपने तो कह दिया कि ऊपर प्रेशर कम कर दो, नीचे प्रेशर ज्यादा कर दो, लेकिन करेंगे कैसे? कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि देखो, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। मतलब जो यहाँ पे ऊपर से जो एयर जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए और नीचे से जो जा रही बेटा उसकी स्पीड उतनी ही रहे। ऊपर से जो जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए। स्पीड जैसे ही ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा उस वैसे ही ऊपर की तरफ ये लिफ्ट कर जाएगा। हमारे पास दो केस हम देखते हैं। मैंने एक बॉल को फेंका फ्लूइड में, मतलब एयर में, बट वो स्पिन नहीं कर रहा है, वो घूम नहीं रहा है। अगर ये घूमेगा नहीं तो ऊपर जितनी स्पीड से एयर जा रही होगी उतनी ही स्पीड से एयर नीचे से भी जा रही होगी। तो ये क्या होगा? ऊपर की स्पीड और नीचे की स्पीड सेम होगी, तो ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर सेम होगा। नए बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी या नीचे की तरफ लिफ्ट करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को फॉलो करेगी। बात समझ में आई? ग्रेविटी को फॉलो करते शायद नीचे आ जाए। ये जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, किसी लिफ्ट की वजह से या किसी चीज की वजह से नहीं। अच्छा, अब देखिएगा, यहां पे मैंने इसको स्पिन करा दिया बॉल को। बॉल की सरफेस रफ होती है तो क्या होता है? वो एयर पार्टिकल को ऐसे स्पीड में घुमा देती है। बॉल घूमेगा तो साथ में उसके साथ एयर पार्टिकल्स भी घूमेंगे। अब ये जो एयर साथ में घूमेगी तो इसकी स्पिन की वजह से ऊपर जो हो गया, ऊपर तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा हो गई, नीचे वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब यहां पे वेलोसिटी हाई हो गई और यहां पे वेलोसिटी लो है, जो कि वही इसकी कंपेयर में यहां पे हाई हो गई। वेलोसिटी हाई होना मतलब प्रेशर क्या हो गया? लो, और यहां प्रेशर क्या है? इसकी कंपेयर में हाई। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या लगेगा? फोर्स, और इसकी वजह से ये घूम जाएगा। चलो यहां पे देखो, अगर इस मैकेनिज्म, इसे एरोडायनेमिक शेप कहते हैं, अगर इसे आगे की तरफ से फेंका जाता है, ये आगे की तरफ मूव करता है, तो जो एयर है वो ऐसे ऐसे चीरते हुए ऐसे ऊपर से निकल जाती है। इसकी शेप की वजह से ऊपर वेलोसिटी हाई हो जाती है तो प्रेशर लो हो जाता है, और नीचे जो था वो वही है। ऊपर वेलोसिटी हाई, प्रेशर लो। नीचे की कंपेयर में ऊपर प्रेशर लो हो गया है, तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये लिफ्ट कर जाता है। और इसी के बेस एरोप्लेन की जो विंग्स होती है उसकी बेस पे ही पूरा एरोप्लेन टिका हुआ होता है। एरोप्लेन की कुछ स्पीड होती है, उतनी स्पीड में इसे घुमाना होता है, चलाना होता है, उससे कम स्पीड में आप नहीं चला सकते हो।
नहीं लिफ्ट करेगा। दैट्स वाई वो पहले रनवे लेता है, ऐसे रनवे ट्रैक पे ऐसे रनवे पे ऐसे दौड़ता है, कुछ स्पीड मिलती तब जाके वो ऊपर की तरफ जा पाता है। जब तक उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, ऊपर उतनी स्पीड हाई स्पीड नहीं मिलेगी ताकि सफिशिएंट प्रेशर लो हो, जब तक उतनी स्पीड नहीं मिलेगी कि ऊपर का प्रेशर कम हो, नीचे का प्रेशर हाई हो, और इतना हाई हो जाए कि इतनी फोर्स लगे कि उस बॉडी को उठा दे, तब तक वो लिफ्ट नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी मतलब कितना विस्कस है। पानी कम विस्कस है, घी ज्यादा विस्कस होता है, हनी ज्यादा विस्कस होता है। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। मान लो ये कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे बह रहा है, मान लो ऐसे पानी पूरा दूर तक रखा हुआ है, ऐसे दूर तक पानी रखा हुआ है। मैंने इसमें कुछ रख के ऐसे कोई चीज को ऐसे सरफेस को रखा और उस सरफेस को आगे मूव कराऊंगा। मान लो ऐसे एक बॉर्ड रख दिया पानी के ऊपर, पानी भरा हुआ तो उसके ऊपर मैंने एक बॉर्ड रख दिया और उसे मैं आगे की तरफ मूव कराऊंगा। जैसे ही आगे मूव कराऊंगा, इसके साथ जुड़ा हुआ लेयर, पानी का जो लेयर था, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लेयर जैसे ही आगे जाएगा, ये नीचे वाले लेयर को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसके साथ जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि तू कौन मैं कौन, मैं चला जाऊंगा तेरे को नहीं बुलाऊंगा, इनके बीच में बॉन्डिंग है। ये पहले आगे जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा पीछे आएगा, और ये भी, तो धीमे धीमे फ्लूइड तुम्हारा जो वो सरक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे सरक कैसे चला जाएगा? ऊपर वाला यहां तक चला जाएगा, ये वाला यहां पहुंचेगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा। बोलो बात समझ में? फ्लूइड तुम्हारा ऐसे टेढ़ा हो गया, जो लेयर यहाँ पे, जो पार्टिकल यहाँ पे थे वो यहाँ चले गए, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ, ऐसे धीमे 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 सरक गए। इस चीज को कहते हैं हम विस्कोसिटी। एक लेयर दूसरी लेयर के साथ रब होते हुए जाते हैं, लाइक फ्रिक्शन है, पर रियलिटी में फ्रिक्शन नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ये तो ऐसा हो गया, जैसे एक इसके ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर तीसरी, इसके ऊपर चौथा, ठीक है। अब इन सब के बीच में फ्रिक्शन है, इसकी क्या है? फ्रिक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसे खींचा फोर्स से, अगर जैसे इसे खींचूंगा ये भी थोड़ा आगे जाएगा, ये भी थोड़ा आगे जाएगा, तो मान लो ये चला जाएगा यहां तक, ये चला जाएगा यहां तक, और ये चला जाएगा यहां तक, ऐसे ये खसक जाएंगे धीमे धीमे सारे। बात समझ में? ऐसे ये हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने के साथ ऊपर वाला खींचूंगा, नीचे वाला भी थोड़ा आगे, इधर भी थोड़ा आगे चला जाएगा, ये रह जाएगा। हो सकता है अगर ये भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़े, ठीक है। तो लेयर है, उसी तरीके फ्लूइड के अंदर भी लेयर होती है। बात समझ में आई? लेयर बाय ऊपर वाली लेयर नीचे वाले लेयर को अपने साथ में चलने की कोशिश कराती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। चलो, हमारे पास आपने ऐसा कुछ देखा होगा कहीं पे, चैप्टर नंबर 9 में, शियर मॉड्यूलस। ये डिफॉर्म हो गया, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाई, ये भी वेलोसिटी से आगे गया, कितने एरिया पे? ए जितने एरिया पे। इसकी जो लेंथ थी, हाइट थी, वो मैंने ले ली एल, ये एल ले लिया, और ये कुछ डिस्टेंस चला डेल्टा एक्स। कितना डिस्टेंस चला? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? वेलोसिटी इंटू टाइम। आइए देखते हैं शियर मॉड्यूलस क्या होता था। शियर मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बोलो एग्री करते हो? अच्छा जी, नीचे लिखते हैं, थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा लिखते। जो शियर मॉड्यूलस होता था उसे लिखते थे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती थी? सर जी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके सर। स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन जो था वो चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज डायमेंशन डेल्टा एक्स था और ओरिजिनल डायमेंशन एल था। सर जी डेल्टा एक्स जो है वो है v डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। ओके सर, आइए यहां पे रख देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू तुम्हारा एफ बाय ए है। ओके सर। स्ट्रेन इज इक्वल टू v डेल्टा टी बाय एल है, v डेल्टा टी बाय एल। ओके सर। तो तुम्हारा ये हो गया
FLAV डेल्टा T, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉपी कर लो, नोट डाल दो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो जी क्लियर है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट में डाल दिया। हाँ, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो था तुम्हारा ईटा इज इक्वल टू क्या था, FLAV डेल्टा T। इसमें से अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बनाऊं, फोर्स, तो ये सारी चीजें यहां पे L नीचे, ईटा AV डेल्टा T डिवाइड बाई L इज इक्वल टू F। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से लिखता हूं, F इज इक्वल टू ईटा A डेल्टा T V बाई L। देन इसे मैं लिख सकता हूं ईटा A डेल्टा T dV बाई dx या dV बाई dl, कुछ भी लिख सकता हूं। अब इसका मतलब समझना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने इसको स्पीड दी v, क्या स्पीड दी बेटा, v। एक बार फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन मिल गया, स्पीड मिल गई, तो ये फ्लूइड को हमेशा चलते रहना चाहिए था। एग्री करते हो? हाँ जी सर, स्पीड फ्लूइड को हमेशा चलते रहना चाहिए, बट ये फ्लूइड खुद चलता नहीं है, कुछ देर जाके उसके बाद रुक जाता है। तो क्यों? कोई रेजिस्टेंस है? हाँ जी, वहां पे रेजिस्टेंस है, कोई रोकता है। कौन रोकता है? ऊपर वाले फ्लूइड को नीचे वाला फ्लूइड रोकता है, रेजिस्ट करता है। ऊपर वाले फ्लूइड से नीचे वाले फ्लूइड जो रोकता है, तो उसकी स्पीड को कम करता है। कितना कम करता है? dv डेल्टा v जितनी स्पीड को उसने कम किया, कितने डिस्टेंस में? डेल्टा x जितना चलेगा। जैसे ही फ्लूइड डेल्टा v जितना चलेगा, उसकी डेल्टा x जितना चलेगा, उसकी स्पीड डेल्टा v जितनी कम होगी, ईटा A डेल्टा T। और यहां पे जो बेटा ये जो आंसर आता है डेल्टा v का आंसर माइनस आता है, मतलब स्पीड कम हो रही है, दैट्स व्हाई आगे लगाया जाता है माइनस, और डेल्टा v की जगह पे कर दिया जाता है dv, और इसको कर दिया जाता है dx, और dv बाई dx को कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वर्ड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यूज नहीं हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ये ऐसा ही टॉपिक आप लोग है ना 12th में पढ़ोगे, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट चलने पे कितनी स्पीड कम हो रही है, पर यूनिट चलने पे कितनी स्पीड कम होती है, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। नोट में डाल दो बेटा। चलिए ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है वो ये होता है, इसका नोट में डाल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है स्टोक्स लॉ, और उसके बाद हम देखने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके बाद हम देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा वाला है। आइए इसको पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं। स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेते, क्योंकि आपने 9 में पढ़ रखा था, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते पहले। चलो, मैंने क्या किया, एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा। इसके अंदर मैंने कोई एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर को अंदर डुबो दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो जैसे ही स्फीयर अंदर जाएगा, जैसे ये स्फीयर अंदर जाएगा, उतना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v था, तो उतना वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? v वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आएगा। और ये जो वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आया, इसकी डेंसिटी हम मान लेते रो, इसकी डेंसिटी हमने मान रखी है सिग्मा। अच्छा जी, तो ये जो लिक्विड आया बाहर, इसका वजन जो होता है, वेट होता है, वो जो वेट होया यहां का, इसका जो वेट है, ये बॉयंट फोर्स के बराबर होता है।
बॉयंसी मतलब ऊपर की अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, ऐसे रोकता है, इसको ऐसे रोकता है, तो वो फोर्स को हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं, बायोन फोर्स। उसकी जो वैल्यू होती है ये इसके वेट के बराबर होती है। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बट इसकी डेंसिटी कितनी थी, जो लिक्विड अंदर था वही लिक्विड बाहर है, मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। कितनी है बेटा, सिग्मा। और इसका वॉल्यूम अगर निकालने के लिए बोलो तो कितना निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये हो गई बॉयंट फोर्स। डन। अच्छा, स्टोक्स लो। तो स्टोक भाई साहब नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैं किसी फ्लूइड के अंदर कोई स्फीयर को अंदर ड्रॉप करता हूं, वो जाता है, जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ते बढ़ते जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, साथ साथ में जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड जो साथ में है, वो फ्लूइड भी उसके साथ घिसता हुआ अंदर जाता है, मतलब फ्लूइड को भी साथ में लेके जाता है वो। तो फ्लूइड जो होता है ड्यू टू विस्कोसिटी, मतलब एक फ्लूइड जैसे ये पार्टिकल था, जो स्फीयर था, वो नीचे जा रहा था ऐसे लिक्विड के अंदर, उसके साथ क्या रब होते हुए जा रहा था, साइड के लेयर। वो साइड का लेयर जो भी मतलब लिक्विड का जो भी लेयर था, वो दूसरे लेयर को भी अपने साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा, वो तीसरे को अपने साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा, वो चौथे को अपने साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा। उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। और वो क्या करता है, जाता नहीं इजीली, रोक देता है, रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है। तो जो रेजिस्टिव फोर्स लगती थी, विस्कोसिटी फोर्स लगती थी, विस्कस फोर्स थी, उसकी उन्होंने वैल्यू निकाली। क्या थी वैल्यू, Fv इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। इसका कोई डेरिवेशन नहीं, बस आपको याद रख लेना है। क्या है, 6 पाई ईटा आरवी। Fv मतलब विस्कस फोर्स, 6 पाई ईटा मतलब क्या था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पे देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस ऑफ स्फीयर। बड़ा रेडियस कम होगा तो ज्यादा होगा, और छोटा रेडियस होगा तो कम होगा। v मतलब जितनी स्पीड में जा रहा है स्फीयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लग रही है, मतलब विस्कस फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। आइए अब इन दोनों की एप्लीकेशन को यूज करके हम एक टर्मिनल वेलोसिटी नाम के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। यूजिंग द स्टोक्स लॉ हम कुछ एक्सप्रेशन डिड्यूस करने वाले हैं। ये कोई फ्लूइड कॉलम थी, बड़ी सी, हो सकता है 5, 10, 50, 20, 100 मीटर की कॉलम है लिक्विड की, जिसमें हमने कोई छोटा सा स्फीयर को छोड़ने वाले हैं। ये जो स्फीयर है, इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, ये रो है। इसकी जो रेडियस है वो r है, मतलब इसका जो वॉल्यूम लिखा जाए वो क्या लिखा जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं मैं। ओके सर, आपने लिख दिया। ओके, इसका अगर मैं मास पूछूं तो मास बता दे बेटा, तेरा मास। तो इसने बोला जो मेरा मास है m0, इसका मास वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, रो, और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा जी, तेरा वेट कितना होगा, वेट इज इक्वल टू mg m0 जी, है ना, m0 जी। m0 कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। भाई तेरा वेट मुझे मिल गया। मतलब जैसे ही इस स्फीयर को लिक्विड के अंदर छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ वेट। नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है जो वेट वाली फोर्स थी। अच्छा, ऊपर एक फोर्स लगती है जिस फोर्स का नाम है बॉयंट फोर्स, Fb। बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी किसी और लिक्विड की। मान लो ये जो लिक्विड है, जो जैसे आपने डाला तो लिक्विड बाहर आना चाहिए था, उसके वजन के बराबर। मतलब ये भी तो होता है mg ही होता है, ये भी बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। बट किसका वेट, जो लिक्विड निकल के बाहर आया था, जो लिक्विड में जा रहा है उसकी डेंसिटी मैंने सिग्मा बोल दी, कि जिस लिक्विड में जा रहे सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कह सकते हो, एंड रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अच्छा जी, ये है कितना लिक्विड बाहर आया होगा भाई, जितना अंदर गया होगा स्फीयर उतना ही बाहर आया होगा, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी वॉल्यूम कितना था, ये रहा 4/3 πr³ इंटू जी, ये तुम्हें एफ डी मिल गया। अच्छा जी, ओके। अब ये बताओ, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो कौन सी फोर्स लगेगी, विस्कोसिटी फोर्स, मतलब तुम्हारी कौन सी स्टोक्स थ्योरम वाला, स्टोक्स लॉ, एफ वी विस्कस फोर्स। एफ वी का फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। हो गया, मतलब एक फोर्स नीचे लग रही, दो फोर्स ऊपर लग रही है। एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट अगर निकालो तो वेट माइनस बायोंसी फोर्स माइनस विस्कस फोर्स। सभी से रो की लाइन है, वेट की वजह से नीचे जा रहा, वेट कितना है बेटा, रो 4/3 πr³ इंटू जी। बायोंसी फोर्स कितना, ये ना सिग्मा 4/3 πr³ जी। अच्छा जी, और स्टोक्स वाला कितना था, 6 पाई ईटा आर वी। मैंने सारी वैल्यू लिख दी, इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकल सकती है, रो और सिग्मा को छोड़ के बाकी सारी चीजें कॉमन। 4/3 πr³ जी, रो माइनस सिग्मा 6 पाई ईटा आर वी, एफ आर तुम्हें मिल गया। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं ना। चलो, एफ आर मिल गया। एफ आर मतलब रिजल्टिव फोर्स। अगर मान लो मैं जैसे यहां पे ऐसे किसी भी ऐसे पार्टिकल को या स्फीयर को ऐसे छोड़ूंगा, फ्लूइड कुछ नहीं ऐसा मानो, तो सीधा क्या करेगा, एक्सीलरेशन की वजह से नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू जनरली क्या होना चाहिए था, mg, है ना। बट फ्लूइड के अंदर जाए तो फ्लूइड इसे थोड़ा सा रोकता है, दो फोर्स लगा रहे थे, एक बायोन फोर्स और एक कौन सी लिखा रहा था, विस्कस फोर्स। तो दो फोर्स की वजह से इसका एक्सीलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैंने बोल दिया E नॉट। क्या कह दिया मैंने, इसकी E नॉट, F इज इक्वल टू m E नॉट, ये तुम्हारा एफ आर है। अच्छा जी, किस पे लग रही है, m नॉट पे, तो m नॉट ए नॉट हो गया, m नॉट की जगह पे लिख दो रो 4/3 πr³, और ये क्या हो गया, E नॉट। चलो यहां पे वैल्यू डाल देते हैं, है ना। अच्छा, मैं निकालने वाला हूं इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या निकालने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम देखो, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं, और मैंने लिया है E नॉट। जैसे ही ड्रॉप किया, जैसे ही आप ड्रॉप करते हो, इनिशियल क्या हो जाती है बेटा, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो ये 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख देते हैं यहां पे, ये रख दो एफ आर की जगह पे रो 4/3 πr³ E नॉट, यहाँ पे 4/3 πr³ जी, रो माइनस सिग्मा माइनस 6 पाई ईटा आर बी की जगह पे क्या कर देंगे, 0। तो भाई तू तो स्वाहा, तू तो कितना हो गया, 0, खत्म। जैसे तू खत्म हो गया, 4 पाई चला गया, पाई चला गया, है ना, r³ चला गया, खत्म, रो नीचे। सो E नॉट इज इक्वल टू जी रो सिग्मा डिवाइड बाय रो। और अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, जी इसके नीचे भी दे दूं तो 1, और इसके नीचे दे दूं तो सिग्मा बाय 2, ये तुम्हें क्या मिल गया, इनिशियल एक्सेलरेशन। कॉपी कर लीजिए बेटा इसे अच्छे से। चलिए अब हम निकालने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। यहां से निकाल देना इसे। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
नोट में डालिएगा दिमाग में। जैसे ऊपर से मैंने छोड़ दिया, ग्रेविटी से खींच रही है, अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है ना। ये फोर्स तो ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा खींचे तो नीचे, ऐसा कम खींचेगी ज्यादा खींचेगी, कम खींचेगी ज्यादा खींचेगी। मतलब इसमें सिर्फ कौन सी फोर्स बदलने वाली है, वेट कभी बदलने वाला नहीं है, बायंसी फोर्स कभी बदलने वाला नहीं। बायंसी फोर्स में इसमें देखो क्या चीज हो सकता है, डेंसिटी कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। बट जैसे धीमे धीमे नीचे जाएगा, ड्यू टू एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती है, कोई भी चीज नीचे जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि इतनी स्पीड बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ेगी। देखो स्पीड बढ़ने पे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? विस्कस फोर्स बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है। स्टार्टिंग में जब स्पीड 0 थी तो सबसे मैक्सिमम फोर्स लगा, फिर ये नेगेटिव, इसकी वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, मतलब ये नेगेटिव टर्म बढ़ने लगी। नेगेटिव टर्म बढ़ने की वजह से ये फोर्स की वैल्यू कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है ना, देखो वेलोसिटी इंक्रीज होने पे तुम्हारा एफवी भी इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होने पे विस्कस फोर्स इंक्रीज हुई और तुम्हारा एफआर क्या होने लगा? डिक्रीज। एट अ टाइम एफआर इज इक्वल टू 0, जिस टाइम पे रेजिस्टिव सॉरी एफआर रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। नीचे की तरफ जो वेट लग रहा था, जो तेरा वेट था, उसको इन दोनों ने मिलके बैलेंस कर दिया। मान लो वेट था 50 न्यूटन, तो इसने लगाया 20 न्यूटन, इसने लगा दिया 30 न्यूटन। मान लो इसने लगाया 10 न्यूटन, तो इसने लगा दिया 40 न्यूटन, और बैलेंस हो गया। बैलेंस होते ही एक्सेलरेशन 0। अब उस पार्टिकल की, उस स्फीयर की स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। उसकी जो स्पीड थी वो वहां पे जाके कांस्टेंट फिक्स, अब वो बढ़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, एफआर जब 0 हो जाता है तो उस स्पीड को कहते हैं हम वीटी। क्या कहते हैं बेटा? हम वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। ये 0 हो गया। एक काम करो, इसे मैं यहां पे ले लो, ये 0 हो गया ना, इसे मैं यहां पे ले लेता हूं। 6 पाई ईटा आरबी इज इक्वल टू ये 4/3 पाई आर क्यूब जी, और जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं? बीटी जी। और ये बचा रो माइनस सिग्मा। पाई से पाई कट गया, एन तो नीचे चला जाएगा, 6 भी नीचे चला जाएगा, आर एक आर कट गया, यहाँ पे 2 बचे, तो क्या बचेगा? 4 ये इसको है ना 3 रह गया, और इसका क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। हाँ, तो अब ये 2 ऊपर रह गया, 3 3 9 नीचे हो गया, वीटी यहां पे रह गया, ईटा भी नीचे चला गया, ईटा है ना, और ऊपर हो गया आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। ये तुम्हारा हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रो माइनस सिग्मा, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब सर जैसे ऊपर से स्फीयर नीचे आया है तो उसकी स्पीड एक कांस्टेंट हो गई एक जगह पे जाके। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, नीचे की तरफ ना, बिकॉज स्फीयर भारी था तो लिक्विड में नीचे चला गया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं पानी के अंदर नीचे, बहुत नीचे जाके कोई बबल बना दूं तो वो ऊपर आएगा तो उसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी? हाँ जी बेटा, उस पर भी आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे सर? ध्यान से देखिएगा, बाहर वाला सिग्मा था, अंदर वाला रो था। इस केस में क्या है? इस केस में ये जो है वो ज्यादा है, इसकी जो डेंसिटी वो ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ये हो गया स्फीयर और ये हो गया लिक्विड। भारी और हल्का, भारी और हल्का, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, तो ये नीचे जाएगा।
बबल के केस में क्या होता है, इससे उल्टा, ये जो होता है वो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर आएगा, मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब बबल की टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आती है। कॉपी कर लीजिए बेटा, इसे नोट में डाल दीजिए। आइए आगे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर बहुत प्यारा नंबर है, जिससे हमें समझ में आता है, ये समझ में आता है कि फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंस फ्लो है, इससे हमें समझ में आता है। तो ये स्टेडी स्टेट फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है, टर्बुलेंस फ्लो क्या है, आइए थोड़ा सा इसका वापस से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब फ्लो को एक लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, मतलब मान लो लिक्विड ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे, इस जगह पे इसकी टेंजेंट बना लो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, इस जगह पे वेलोसिटी ऐसे होगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। इस लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट बना दो, वो आपको क्या देगा बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन। स्टेडी फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो मतलब ये देखो, ऐसे देखो जा रहा था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को मैंने बी पकड़ लिया, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इस जगह पे वेलोसिटी वी ए, इस जगह पे वेलोसिटी वी बी, और इस जगह पे वेलोसिटी वी सी। टाइम चलेगा, समय के साथ समय आगे बढ़ता गया, लेकिन इसकी स्पीड वी ए रही, इसकी स्पीड वी बी रही, और इसकी स्पीड वी सी ही रही, वो चेंज हुई नहीं। समय के साथ जिस भी जगह पे आप चेक करोगे उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो क्या दिखेगा आपको, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो कब मिलता है, क्रिटिकल स्पीड से नीचे। क्या कब मिलता है बेटा, क्रिटिकल स्पीड से नीचे। क्रिटिकल स्पीड मतलब स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो स्पीड, मतलब अगर कम स्पीड में अगर कोई फ्लूइड जा रहा होगा तो वो अच्छे से दिखाई देगा, वो स्टेडी फ्लूइड दिखाई देगा। लो स्पीड बियॉन्ड द लिमिटिंग वैल्यू, एक वैल्यू से कम स्पीड में मतलब लो स्पीड में दिखाई देगा, लेकिन एक लिमिट आ जाएगी, जैसे थोड़ी सी स्पीड उसे ज्यादा बढ़ाओगे स्टेडी फ्लो खत्म हो जाएगा। लो स्पीड पे स्टेडी फ्लो, वैल्यू बढ़ाते जाओगे पानी स्पीड में जाता जाएगा, तो एक स्पीड ऐसी आएगी जहां पे स्टेडी फ्लो खत्म, उस स्पीड को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो आपको अगर एमसीक्यू में या कहीं क्वेश्चन आ जाए कि स्टेडी फ्लो कब मिलता है, तो क्रिटिकल स्पीड से नीचे। क्रिटिकल स्पीड से ऊपर अनस्टेडी फ्लो मिलता है। कैसा मिलता है, अनस्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो के ऊपर थोड़ा आता है टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंस फ्लो मतलब इन ए फ्लूइड फ्लो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस, मतलब जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो चेंजेस हो रही है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ पॉइंट पे अलग है, वो पॉइंट पे अलग है, वो पॉइंट पे अलग है, और टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ पे बी ए बी 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 सी था ना, एक सेकेंड बाद यहाँ पे स्पीड सबकी अलग अलग होगी, और ऐसे फ्लो को हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो। तो टर्बुलेंस फ्लो कब मिलता है, देखो एक ये भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, इफ स्पीड बिकम मोर देन क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो उसका स्टेडीनेस वो लूज कर जाता है, लूज स्टेडीनेस एंड बिकम्स टर्बुलेंट। अच्छा, ये रेनॉल्ड नंबर पे आते एक टर्म और ही देख लेते हैं, व्हाइट वाटर रैपिड्स। ये कब दिखाई देता है पता है, जैसे पानी जा रहा था, बीच में कोई पत्थर आ गया, स्टोन आ गया, तो क्या होता है पता है, जैसे कोई पत्थर आ गया बीच में, ऐसे पानी से जा रहा था, अब ये ऐसे होने लगता है पानी, ऐसे। तो यहां पे क्या होता है, व्हेन फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम एनकाउंटर्स अ रॉक, स्मॉल रॉक के साथ अगर टकराता है, स्मॉल फॉर्मिंग व्हिर्लपूल, यहां पे व्हाइट व्हाइट फॉर्म जैसा बनता है, कॉल्ड व्हाइट वाटर रैपिड्स। बोलो बात समझ में आ गई थी, इसे क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट वाटर रैपिड्स। जब पानी बहता है ना बारिश में, तो ऐसा आपने देखा होगा, या नदी बहती होती तो बीच में ऐसे स्टोन आ जाते हैं, तो क्या होता है पानी साइड से जाता है, तो वहां पे व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है ना,
उसे कहते हैं वाइट वाटर रैपिड्स। रेनॉल्ड नंबर पे देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर एक काम करो, मिटा देता, फिर रेनॉल्ड नंबर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना। अच्छा, जिस फ्लूइड जो फ्लूइड में, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड बह रहा है वो, डी मतलब जिस पाइप में से जा रहा है, डायमीटर ऑफ पाइप, एन मतलब विस्कोसिटी, डी को मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं कितनी जगह में से जा रहा है, एरिया मतलब डायमीटर टाइप का ये। अच्छा, अगर ये वैल्यू कोई भी आप फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हो, किसी पाइप में से फ्लूइड जा रहा है, अगर सारी वैल्यू रखने पे अगर वैल्यू लेस देन 1000 है, जो लिक्विड जा रहा है वो, उसकी स्पीड, जितनी जगह में से जा रहा है उसका डायमीटर एंड विस्कोसिटी, इन सब का अगर रेशियो लेस देन 1000 आया तो आपको क्या मिलेगा? स्टेडी फ्लो। क्या मिलेगा? स्टेडी फ्लो। मतलब आपको स्टेडी फ्लो मतलब एक ही स्पीड में दिखाई देगा, हर जगह पे स्पीड सेम होगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाई देगा, उसी को एक नाम दे दिया लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जहां पे आपकी सारी जगह पे स्पीड सेम है। लाइक आपने नल चालू किया, नल में से जो पानी आ रहा है ना वो धीमे धीमे आ रहा है, तो एकदम ज्यादा नहीं, तो धीमे धीमे पानी आता है, तो पानी से घूमते हुए ऐसा थोड़ा नीचे आता है, और एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है जैसे पानी वहां पे रुक गया है ना। नल से पानी निकल रहा है, नीचे भर रहा है बेटा, तो ऐसा लगता है जैसे पानी वहां पे रुक गया है, एक ही स्पीड, एक फ्रीज हो गया ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसा लगता ही नहीं हमें दूर से कि पानी गिर रहा है। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट फ्लो, स्टेडी लाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। जब रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? लेस देन 1000। अगर 1000 से 2000 के बीच में आया रेनॉल्ड नंबर तो वो अनस्टेडी हो जाएगा, मतलब थोड़ी और मैंने स्पीड बढ़ा दी तो वो पानी दिखने लगा क्या ना, मतलब पानी गिर रहा है, अनस्टेबल है, कभी कहीं स्पीड ज्यादा हो गई, कहीं स्पीड कम हो गई। अगर 2000 से ज्यादा कर दिया तो टर्बुलेंट फ्लो है ना। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला था रो वी डी डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। एन तो नहीं कहते, उसे ईटा कहते। मैंने ऊपर नीचे एबी से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया पता है? और नीचे ध्यान से देखिएगा, एरिया वेलोसिटी एन, एरिया वेलोसिटी ईटा, और ये डी को मैं नीचे ले लेता हूं डी, ऊपर क्या हो गया? रो एरिया वी स्क्वायर। ये क्या हो गया? विस्कस फोर्स। क्या हो गया बेटा? ये विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हो गया तुम्हारा एफ बी। क्या हो गया? एफ बी। और ये जो फोर्स हुआ ये भी एक फोर्स है, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्स्टेकल के साथ है ना ये जा रहा है, मतलब जैसे कि ये पाइप जो है, पाइप है, तो ये ऐसे इसमें से फ्लूइड जा रहा है, तो जो ऑब्स्टेकल के साथ जा रहा है, यहां से किनारे से टकरा रहा होगा फ्लूइड, जो घिस रहा होगा, वो ऑब्स्टेकल लाएगा, मतलब उसके ज्यादा जगह हुआ फोर्स, इनर्शियल फोर्स। मतलब जो लिक्विड जा रहा था वो खुद जो फोर्स लगा रहा था वो इनर्शियल फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई? टोटली से अच्छे से कॉपी कर लीजिए एकदम। चलो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? इनर्शियल फोर्स को अच्छे से समझना। इनर्शियल फोर्स मतलब क्या? जो फ्लूइड तुम्हारा मूव हो रहा है, ये टोटल मतलब जो मास ऐसा मूव हो रहा है, तो वो ऐसे सरफेस पे विस्कोसिटी को जो फोर्स लगाता है, ऐसे वो अंदर से जो फोर्स लग रही है वो है इनर्शियल फोर्स। मूविंग मास की वजह से फोर्स लगता है, ऐसे कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू मूविंग मास ऑफ फ्लूइड। जो मूविंग मास फ्लूइड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो।